मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले क्लासेस में हमने गोनोरिया के बारे में पढ़ा था। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सिफिलिस। तो सिफिलिस एंड गोनोरिया में कॉमन क्या है कि दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं एंड दोनों एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बट सिफिलिस जो है वो काफी वर्स्ट डिजीज है मोर देन गोनोरिया। गोनोरिया क्या है कि इजिली ट्रीटेबल है, बट सिफिलिस क्या है कि इस इनिशियली अगर पता नहीं चला, अगर हम इसको इग्नोर कर दिए तो ये काफी भयानक जानलेवा टाइप का बीमारी है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, अब जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसका टोटल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये क्या है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, जैसे गोनोरिया का हमने जाना कि गोनोरिया इजिली ट्रीटेबल है, ये उतना क्विकली ट्रीटेबल नहीं है। अगर ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो गया तो इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। अब ये जो सिफिलिस है, इसके जो सिम्टम्स है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेज में दिखता है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो फर्स्ट जो स्टेज होता है सिफिलिस का, तो उसको हम लोग प्राइमरी स्टेज कहते हैं। तो जनरली ये इन्फेक्शंस के 3 to 4 वीक्स में दिखने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि पेन सोर्स हो जाता है, ओपन सोर्स घाव जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका मुंह खुला हो वैसे घाव, जिसको इंग्लिश में कैंकर भी बोलते हैं, तो ये होने लग जाता है। तो यूजुअली पेनलेस ओपन सोर्स होता है, तो कभी कभी हमको पता नहीं चलता या हम इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं कि नॉर्मल इन्फेक्शन है। बट ये प्राइमरी सिम्टम्स है, प्राइमरी सिफिलिस है ये। अगर यहाँ पे आपने ट्रीट कर दिया तो ये सिफिलिस इजिली क्यूरेबल डिजीज है। बट इसको आपने इग्नोर कर दिया तो फिर ये सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाएगा। सेकेंडरी स्टेज को भी आपने इग्नोर किया तो फिर ये अनट्रीटेबल थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। अब ये जो ओपन सोर्स है, ये आपके जेनेटल्स पे हो सकता है, माउथ, अनस। नॉर्मली ये कैसे फैलता है? एक दूसरे से सेक्सुअल एक्टिविटी से, इन्फेक्शन से फैलता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सिफिलिस। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो ओपन सोर्स है उससे ज्यादा हमारे बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स दिखने लग जाता है। हमारी पूरे बॉडी में हमारे रैसेस होने लग जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉन्डिलोमा स्टार्ट हो जाता है, एक कुछ गोल गोल सा बाहर बॉडी के निकलने लग जाता है। म्यूकस पैचेस पूरे बॉडी में होने लग जाते हैं, पीठ में सबसे ज्यादा होने लग जाता है। दूसरा, लिम्फो एडिनोपैथी, हमारे जो लिम्फ ग्लैंड्स है वो फूलने लग जाते हैं। तो ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स है। और ये जो कॉन्डिलोमा है ये दिखने में बहुत ज्यादा खराब दिखता है, पूरा बॉडी में ये कुछ गोल गोल सा, या उसका क्या बोलते हैं, 3-4 को बगल्स करके यहाँ पे निकल गया, मुंह में निकल गया, कहीं पे भी कॉन्डिलोमा हो सकता है। अब ये जो टर्शरी है, टर्शरी सिफिलिस जो है ये काफी, अगर आपने सेकेंडरी सिफिलिस में आपको पता चल जाएगा, इसके जो सिम्टम्स है, ये जो कार्डियल साइन एंड सिम्टम्स है, इसको आपको पता चल जाएगा दिस इज सेकेंडरी सिफिलिस। तो अब यहाँ पे क्या है, आप इसको इजिली ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये टर्शरी में बन सकता है और ये काफी लाइफ थ्रेटनिंग है। उसके बाद आपको अदर हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे, लाइक ब्लाइंडनेस, स्टिफनेस, मेंटल प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, लाइक दैट। आपके सॉफ्ट टिश्यू के डिस्ट्रक्शन होने लग जाएंगे, रसेस के कारण बहुत सारे लीजन्स अपीयर्ड होने लग जाएंगे बॉडी में। उसके बाद हमारा जो सिम्टम्स है वो क्या है कि फीवर, कॉमन सिम्टम्स, फीवर होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा, हमारे एब्डोमिनल में पेन होने लग जाता है, पूरे बॉडी में रैसेस होने लग जाते हैं, यूरिनेशंस में काफी पेन होने लग जाएगा, पेनिस से कुछ स्मेली डिस्चार्ज होने लग जाता है, वेजिनल ब्लीडिंग होने लग जाएगा अदर देन मेंस्ट्रुअल पीरियड। और बहुत सारे हम पूरे जेनाइटल एरिया में, रेक्टल एरिया रहे, ओरल एरिया रहे या जेनाइटल एरिया रहे, वहां पे ओपन कैंकर्स होने लग जाते हैं, ओपन सोर्स होने लग जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 10 to 10 वीक्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन है तो ऑब्वियस सेक्सुअल इंटरकोर्स। दूसरा, बच्चों में हो सकता है मदर से। प्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी होता है, इन्फेक्टेड कोई भी चीज छूने से, किसिंग से या फॉन्डलिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन से भी ये बीमारी फैल सकता है। इसको टेक करने के लिए हम लोग मोस्टली पेनिसिलिन ट्रीटमेंट में लेते हैं। इसका जो प्रिवेंशन है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो सिमिलर है इसका एड्स का एंड गोनोरिया का, कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए, प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं जाना चाहिए, हमारा जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए, हम हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन। तो ऑल दीज विल रिमूव दिस टाइप ऑफ एसटीडी। नाउ
मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक तरह का आर्थ्रोपोन बोर्न डिजीज है। मतलब आर्थ्रोपोन कहने का मतलब है जो इंसेक्ट से होती है बीमारी। तो हम जानते हैं ये जो मलेरिया होता है वो क्या चीज से होता है? फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो के काटने से होता है। तो अब ये जो काउजेटिव एजेंट एंड वेक्टर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अब काउजेटिव एजेंट क्या हुआ कि जिसके कारण ये बीमारी हो रहा है, एंड वेक्टर इज दैट जो वो कैरी कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मलेरिया है ये मॉस्किटो बर्न है, मॉस्किटो उसको कैरी कर रहा है, तो वो क्या है? वेक्टर है। और यहाँ पे जो जिसके कारण बीमारी हो रही है, प्लाज्मोडियम के कारण ये बीमारी हो रही है, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम, तो उसके कारण ये बीमारी हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारे बॉडी में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठंडा लगने लगता है, फीवर होने लग जाता है, हमारे जो स्किन है वहां पे इंफेक्शन हो जाता है, एंड सेकेंडली इट मे बी लीड टू एनीमिक। तो अब जो हमारी बॉडी में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीवर है। जैसे अदर अदर बीमारी में है कि फीवर कॉमन सिम्टम्स, फीवर है तो 102 डिग्री 103 डिग्री फीवर है, लेकिन ये बीमारी थोड़ी पिकुलियर है। इसमें क्या होता है कि फीवर होता है, फिर कम हो जाता है, फिर ठंडा लगने लग जाता है, तो स्टेजेस में काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज यानी कि ठंडा होने लग जाएगा बॉडी। तो हमको ठंड बहुत ज्यादा, फीवर आने से पहले हमको बहुत ज्यादा ठंडा लगने लग जाता है, काफी ठंडा लगने लग जाता है। और ये स्टेज हमको कब तक होता है? 15 से 1 घंटे तक लगभग। नेक्स्ट क्या होता है? हमारा हॉट स्टेज आता है। हॉट स्टेज में क्या होता है कि फिर वो जो ठंडा है हमारा बॉडी गर्म होने लग जाता है, मतलब हमको फीवर होने लग जाता है, काफी हॉट सेंसेशन होने लग जाता है, हमको हेडेक होने लग जाएगा। और ये कब तक होगा? 2 से 6 घंटे। नेक्स्ट फिर हमको क्या होता है कि वो जो गर्मी हुआ उस वजह से हमको स्वेटिंग होने लग जाता है, स्वेटिंग स्टेज, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, काफी ज्यादा आपको पसीना आने लग जाएगा। तो ये एपिसोड्स में होता है, कंप्लीटली होते जाता है जब तक आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो अब इसका जो काउजेटिव एजेंट है, तो अलग अलग काउजेटिव एजेंट है। प्लाज्मोडियम इज कॉमन बट स्ट्रेन अलग अलग हो सकता है। विवेक्स हो सकता है, फैल्सीपेरम हो सकता है, मैलेरी हो सकता है, नोवेल हो सकता है। बट इंडिया में जो 70% केसेस हैं वो विवेक्स के कारण होते हैं। फेल्सीपेरम के कारण 25 to 30% होते हैं, एंड 1% ड्यू टू प्लाज्मोडियम मैलेरी। सबसे ज्यादा जो खतरनाक है दैट वन इज फेल्सीपेरम। इसका अगर किसी को हो गया तो उसका बचना मुश्किल होता है, बट ये हमारे देश में 25 to 30% ही है। मोस्टली जो केसेस है वो विवेक्स के द्वारा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? एक दूसरे की जगह पे फैलेगा, तो मलेरियल वेक्टर। तो एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के कारण फैलता है। कोई भी तरह के शेयर या इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज करें उससे होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर्स से बच्चों में हो सकता है। इसके जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 12 से 40 दिन है। अब क्या क्या सिम्टम्स है? पहले तो सिम्टम्स आपको एपिसोड्स में दिखेगा कि ठंडा लगा, फिर बुखार आया, फिर बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। दूसरा अदर क्या दिखता है कि हमको वॉमिटिंग होने लग जाता है, कभी कभी कन्वर्जन आता है, बट इन सीवियर केसेस ब्लडी स्टूल होने लगता है, डायरिया, एनीमिया, ये सब कॉमन सिम्टम्स इसमें दिखता है। अब ये एक है लाइफ साइकिल ऑफ, कभी कभी पूछ देता है बट आपको फार्मा को थेरापिक्स में नहीं आएगा कि मलेरियल पैरासाइट्स कैसे फैलता है, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। बट ठीक है, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये जो मलेरियल पैरासाइट है जो मॉस्क्यूटो में रहता है फिर ह्यूमंस में आता है, तो इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोनों चाहिए। तो मेन में जैसे मान लीजिए कोई एनोफिल्स हेल्दी आदमी को काटा, तो वो उसके अंदर अपना स्पोरोजोइट्स छोड़ दिया उसके ब्लड में। अब ये जो स्पोरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स यू कैन कॉल एक, तो ये कहाँ ये जाता है? हमारे लीवर में, और वहां पे डेवलपमेंटल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, बड़ा होना शुरू हुआ, फिर वो हमारे आरबीसी में बड़ा होना शुरू हुआ। फिर जैसे ही वो मैच्योर हो गया, पूरा ब्लड में आ गया हमारे, और हमको क्लिनिकल अटैक्स ऑफ मलेरिया आने लग गया, मलेरिया हमको यहाँ दिख गया। उसके बाद अगर उस एक इंसान को कोई भी एनोफिलस काटती है तो उसके ब्लड से सक होके वो जो गैमेटोसाइट है, कुछ भी गैमेटोसाइट रहे, फीमेल रहे मेल रहे, उस एक मॉस्किटो के पेट में चला जाता है, और वो उसका जो पेट है, गट है, उसको फेवरेबल कंडीशंस है उसको मैच्योर होने के लिए, उसको फ्यूजन होने के लिए, उसके गैमेट्स को फ्यूजन होने के लिए। तो वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और फिर से नया oocytes बनाते हैं, और वो oocytes मैच्योर के बाद ब्रस्ट होते हैं, उसके बाद फिर स्पोरोजोइट्स करके फीमेल एनाफिल्स के सलाइवा में चल जाते हैं। फिर वो किसी इंसान को काटेगा, फिर सेम चीज ये साइकिल कंप्लीट होने लगता है।
अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो हम लोग क्लोरोक्विन लेते हैं, प्राइमाक्विन लेते हैं या एंटी मलेरियल वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन जनरली कहाँ लेते हैं, जहां हमको पहले से पता है कि ये एरिया में हम जाएंगे तो मलेरिया होना ही होना है, तो वहां पे जाने से पहले लोग एंटी मलेरियल वैक्सीन लेके जाते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो मलेरिया का जो मच्छर है वो बेसिकली वाटर में जमा होता है, गंदे पानी में जमा होता है, तो ड्रेन रहा या कोई भी पानी वाला जो कुछ भी है बहुत दिनों से पड़ा है उसको हम फेंक दे, रेगुलरली उसको क्लीन करते रहे, एसी का कूलर का पानी हो गया, कोई भी जो भी पानी जहाँ पे भी जमा है उसको हम जमा नहीं होने दें, फ्रिज का पानी हो गया उसको जमा नहीं होने दें। अगर कोई पॉन्ड्स है, नदी तालाब कुछ भी है जहाँ पे पानी जमा रहने की संभावना है, तो वहाँ मछलियां पाल सकते हैं, वैसी मछलियां जो लार्विसाइडल इन नेचर हो, मतलब जो लार्वा पे डिपेंड करता हो, तो वो लार्वा ही खाती है, तो मॉस्किटो लार्वा खाएगी तो मॉस्किटो आगे होगा भी नहीं। या हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, अभी मार्केटेड प्रोडक्ट बहुत सारे आते हैं, ऑल आउट वगैरह वगैरह, तो वो सब हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HIV हमारा क्या होता है कि एक तरह का इन्फेक्शन है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस या एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स जो होता है वो हमारा क्या चीज से होता है, HIV वायरस के कारण होता है। अब ये HIV में क्या होता है कि बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो जाता है कि कोई भी बीमारी से नहीं जीत सके, कोई भी बीमारी से लड़ाई नहीं कर सके, तो क्या होगा कि जैसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई, हमको सारी सभी बीमारी एक साथ हो गया, तो टिपिकली हमारा यही होता है कि सारे बीमारी को ये बीमारी न्योता देता है, आ जाओ भाई मेरे बॉडी में हो जाओ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सारी बीमारी हो गया, हमारी इम्यूनिटी कमजोर नहीं है, कोई ड्रग्स काम नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली डेथ। तो यहाँ पे HIV में क्या होता है कि हमारा जो WBC है या टी हेल्पर सेल्स है, वहां पे क्या है कि उसको उसके जगह पे जो वायरस गया है HIV, वो अपना फोटोकॉपी बनाना शुरू कर देता है, और हमारा जो टी हेल्पर सेल है या WBC है या हमारे इम्यूनिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो काम नहीं करता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो STD है तो सेक्सुअल इंटरेक्शन होना है, दूसरा कोई भी इन्फेक्टेड इंसान का आप रीयूजेबल निडल यूज कर रहे हैं, मदर से बेबी में आ सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन से हो सकता है। अब एड्स का सिम्टम्स क्या है, बेसिकली फीवर, हालांकि ये बहुत जल्दी नहीं दिखता है, काफी दिन 6 मंथ के बाद ही ये सब सिम्टम्स दिखता है, तो फीवर होने लग जाएगा, डायरिया होने लग जाता है, ज्वाइंट पेन होने लग जाएगा, गला खराब होने लग जाएगा, मसल्स पेन होने लग जाएगा, हमेशा वीकनेस होने लग जाएगा, नाइट की समय बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाता है, बट ये कॉमन है हमारे किस में भी, TB के केसेस में भी। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक एड्स के लिए कोई वैसा दवाई नहीं बना है, कोई भी परफेक्टली यूज्ड ड्रग्स नहीं है इसके लिए, तो हम लोग कुछ एंटीवायरल्स यूज करते हैं, जैसे इंटरफ्लोन अल्फा हो गया, रिटोनावीर हो गया, तो इस टाइप के हम लोग कुछ एंटी एंटी वायरस यूज करते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा कामगार नहीं है, कभी कभी हम इसका कॉम्बिनेशनल थेरेपी भी करते हैं कि 2-3 दवाई को मिला के उसके इफेक्ट को, पोटेंशियलिटी को बढ़ाने के लिए दवाइयां लेते हैं। अब इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो सिमिलर प्रिवेंशन है इसका, जैसे कि मान लीजिए हमारा सिफिलिस हो गया या हमारा गोनोरिया हो गया, सेम वैसा ही है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है कि हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है कहाँ, हमारे लंग्स में, हमारे एल्वुलाई में, तो वहां पे बस फिल्ड हो जाता है हमारा एल्वुलाई। तो एल्वुलाई क्या है, नॉर्मली हमारा फूलता पचकता है बलून की तरह, और जो काम करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब वहां पे हमारा म्यूकस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि वो उसको फूलने पचकने में दिक्कत होने लग जाएगा, तो हमारे गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होने लग जाता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है, पहले तो म्यूकस, दूसरा फीवर, स्वेटिंग, चिल, ये सब होने लग जाता है, दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी सीज होने लग जाएगा, चेस्ट पेन होने लग जाएगा, टायर्डनेस होने लग जाएगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगा। इसको ठीक कैसे करते हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अगर बैक्टीरियल निमोनिया हुआ तो निमोनिया का जरूरी नहीं कॉजेटिव एजेंट एक ही हो, फंगल निमोनिया हो सकता है, बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है, कोई भी, तो उसके लिए हम लोग अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा हमारा क्या बोलते हैं, सांसें रुक जाती है तो उसके लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए IV फ्लूइड्स ले सकते हैं, लाइक दैट। अब हम इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो अपना हाथ को रेगुलरली साफ करें कि कोई भी चीज है बैक्टीरिया वायरस हमारे सांस तक नहीं जाए, एक्सरसाइज करें,
तो इन सभी चीजों से, वे ऑफ लिविंग को सुधार के हम इन सभी बीमारी से बच सकते हैं। लास्ट जो है वो है हमारा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस हुआ है। तो अब यहाँ पे जो इन्फेक्शंस हो रहा है वो कहाँ होता है, जनरली बेसिकली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, दैट इज ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो अब यहाँ पे क्या है, यूटीआई को जनरली बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता है। पहला सिम्टम जो सबसे ज्यादा कॉमनली दिखता है वो क्या है, यूरिनेशंस में पेन होने लग जाता है, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाता है। हमेशा बार बार अर्ज होगा यूरिनेशंस का, यूरिन करने जाए बट यूरिन पास नहीं होता, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाता है। या यूरिन का कलर चेंज होता है, क्लाउडी दिखने लग जाता है, स्मेल दिखने लग जाता है, मे बी वहां पे ट्रेसेस दिखने लग जाएंगे आपको ब्लड के। तो ये सब चीज हो सकता है। अब यहाँ पे है कि कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है यूटीआई में, तो उसका सिम्टम्स, अगर किडनी अफेक्ट हुआ है तो वो क्या हो सकता है, बैक पेन, हाई फीवर, सेकिंग, चिल, नोसिया, वोमिटिंग। जनरली यूरिथ्रा होता है और ब्लैडर हुआ, अगर उससे बढ़ गया तब किडनी को जाके अफेक्ट करता है। ओके, पेल्विक प्रेशर होने लग जाएगा, बेली डिस्कम्फर्ट, हमेशा लगेगा कि पेनफुल यूरिनेशंस में जाए बट तो काफी पेनफुल होता है, ब्लड हो सकता है यूरिन में। यूरेथ्रा अगर सिर्फ हुआ है तो हमारा क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन होता है डिस्चार्ज के समय में। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या है, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं इसके लिए आप, कि हम बहुत ज्यादा लिपिड्स पिए, बहुत ज्यादा। और दूसरा जो हम बॉवेल मूवमेंट के दौरान करते हैं कि जो फ्रंट से बैक की ओर हम वाइप आउट करें। दूसरा क्या करते हैं कि हम आफ्टर हैविंग से जो ब्लैडर है उसको इनिशियली हम उसको एम्प्टी करें, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वहां से हमको बीमारी ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद जो भी फेमिनाइन प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जो जनरली कहते हैं कि इसे वॉश करना चाहिए, वो टोटली प्रोहिबिट करना चाहिए, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। कहा जाता है कि ये पीएच अकॉर्डिंग, ऐसे आपने बहुत सारे एड में देखा होगा, बट वो टोटली बैन होना चाहिए फेमिनिन, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जनरली ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वो हमारे पीएच को गड़बड़ कर सकता है। उसके बाद 5 मिनट को बताते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है कि जो भी बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स है, अगर उस कारण अगर यूटीआई हो रहा है, फॉर एग्जांपल डायफ्रागम या कोई भी अदर चीज के कारण, तो उसको बदल लेने चाहिए। मे बी ये क्या कर सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट डे और दूसरा चैप्टर्स पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।